नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन की कड़ी में हमने जैसा कि पिछली क्लास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, उसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखेंगे इसमें फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में संक्षिप्त रूप से विस्तार और क्या-क्या कारण होते हैं जो ये लोग भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार करके सिमट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं। तो इस कंपनी का जो गठन हुआ था वह हुआ था लुई 14वें के शासन काल में फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ था, जो कि पूर्णतः राज्याधीन कंपनी थी, अर्थात राज्य के ऊपर निर्भर ज्यादा थी। और इसका जो निर्माण हुआ था उस समय मंत्री कॉलवर्ट थे, और इस कंपनी का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1664 ईस्वी में। इस कंपनी के बारे में देखें तो 1667 ईस्वी में, जो कि 1664 ईस्वी के 3 साल बाद गठन होने के बाद 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन नाम के अध्यक्षता में यह कंपनी जो कि भारत पहुंचती है, और उसके बाद यह अपना विस्तार धीरे धीरे करके भारत में स्थापित करना शुरू करती है। उसी कड़ी में देखते हैं तो 1668 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना स्थापित करती है, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कंपनी होती है भारत में। आगे देखते हैं तो 1669 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी जो कि भारत के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित इन्होंने किया था। तो याद रखेंगे कि सर्वप्रथम 1668 ईस्वी में पहली कारखाना जो है वह सूरत में, और उसके बाद 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। बात करें भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियों का जो मुख्य केंद्र था वह था पौंडीचेरी। याद रखेंगे, फ्रांसीसियों की मुख्य शक्ति का केंद्र जो कि भारत में था वह था पौंडीचेरी। इसी तरह से देखते हैं तो फ्रांसीसी जो कि डचों से युद्ध करके पांडिचेरी को 1693 ईस्वी में अपने अधिकार में इन्होंने शामिल कर लिया था। तो याद रखेंगे 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को डचों से हरा करके फ्रांसीसियों ने इस पर अधिकार किया था, जिसके बाद फ्रांस और डच के बीच जो कि 1693 ईस्वी में जब पांडिचेरी को अपने कब्जे में लेता है, उसके बाद 1697 ईस्वी में एक संधि होती है फ्रांस और डचों के बीच में, जो कि रिजविक की संधि के नाम से यह संधि जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि रिजविक की संधि 1697 ईस्वी में, और यह हुआ था फ्रांस और डचों के बीच में। इसके बाद इनको जो पांडिचेरी है दोबारा लौटा दिया जाता है। आगे देखते हैं तो 1742 ईस्वी का जब टाइम पीरियड आता है, तो उस टाइम फ्रांस का गवर्नर अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर भारत में भेजा जाता है बना करके, वह भेजा जाता है डुप्ले को। और इसी डुप्ले के आने से भारत में फ्रांसीसी कंपनियां बहुत ही शक्ति के रूप में उभर करके सामने आती है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों से बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं। और इसी युद्ध के कारण लास्ट में फ्रांस की जो सरकारें होती है, ब्रिटिश और फ्रांस की कंपनियों के बीच में जो लड़ाई चलती रहती है, उसके मतलब जो खर्च होते हैं उससे परेशान होकर के फ्रांस की सरकार जो होती है वह डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेती है। और इसी के बाद कहीं ना कहीं देखते हैं आगे कि डुप्ले के जब भारत से वापस फ्रांस चले जाने की घटना होती है, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्तियों का विस्तार करना शुरू करती है। तो सर्वप्रथम याद रखेंगे कि भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले आते हैं 1742 ईस्वी में, और यहीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों को शक्ति के भारत से हरा चुके थे। तो याद रखेंगे कि इस समय जब तक 17वीं सदी के अंत तक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों को, उसके बाद डचों को हरा करके भारत से बाहर कर दिया था, जो कि अंत में इस कड़ी में बसते हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों के लिए 18वीं सदी में फ्रांस
के रूप में अंग्रेजों के सामने एक नई प्रतिद्वंदिता खड़ी हो जाती है और लास्ट में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से अपना सामना करना पड़ता है। देखते हैं तो डुप्ले के आने के बाद फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में कई सारे टकराव शुरू हो जाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े जाते हैं, जिसे कर्नेटिक वॉर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटिक युद्ध लड़े गए थे। तो देखते हैं सर्वप्रथम प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जो कि हुआ था 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के आसपास के टाइम पीरियड में। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के आमने सामने थी। बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व करता थे वह थे गवर्नर मोर्स, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे। और इधर बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इधर से गवर्नर जो डुप्ले था वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और यह जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध होता है 1746 से 48 के बीच में, यह एक संधि के साथ में यह समाप्त होता है और उस संधि का नाम होता है एक्स ला सापेल। तो याद रखेंगे कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध एक्स ला सापेल की संधि से समाप्ति होती है, जिसे एक्स ला सापेल को ट्रीटी ऑफ आचेन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि एक्स ला सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था। उसी के बाद देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो यह लड़ा गया था 1749 से 1754 के बीच में। और यह लड़ा जाता है एक तरफ तो हैदराबाद और दूसरी तरफ कर्नाटक के जो उत्तराधिकार के लेकर के संकट खड़ी होती है, उसी युद्ध के बीच में एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने आ जाती है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों लड़ रहे होते हैं। और इस युद्ध का शुरू समाप्त होता है 1755 में संधि की जाती है पौंडीचेरी की संधि से। तो याद रखेंगे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1749 से 54 के बीच में। और इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है हैदराबाद और कर्नाटक जैसे राज्यों में उत्तराधिकार को लेकर के स्थितियां संकट उत्पन्न हुई थी। उसी के दौरान अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और अंत में दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है 1755 में पौंडीचेरी की संधि से। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह लड़ा गया था 1756 से 63 के बीच में, जो कि एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है ऑस्ट्रिया में। याद रखेंगे कि फ्रांस और अंग्रेज ऑस्ट्रिया में भी एक दूसरे से जंग में उलझे हुए थे। जब जब वहां युद्ध शुरू होता था तो कहीं ना कहीं भारत में भी उस युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता था। उसी कड़ी में 1756 से 63 में ऑस्ट्रिया में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय अर्थात 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी युद्ध के प्रभाव में भारत में भी तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में लड़ा जाता है, जो कि 1756 से 63 के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध का जो समाप्त होता है वह होता है वॉन्डिवोर्स की लड़ाई में, जो कि वॉन्डिवोर्स की लड़ाई जो अर्थात युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। और इसी युद्ध में यह निर्णय हो जाता है कि आने वाले समय में भारत में कौन सी कंपनियां जो है आगे राज करने वाली है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को 1760 ईस्वी के वॉन्डिवोर्स के युद्ध में हरा देती है और अंग्रेज पूर्णतः एक बड़े शक्तिशाली के रूप में उभर करके भारत में शुरुआत होती है और आगे कई सौ सालों तक राज करती है। तो 1760 में जब वॉन्डिवोर्स का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, उस युद्ध में सेना नायक थे अंग्रेज की तरफ से कुक और फ्रांस के सेनापति थे बुस्सी। तो याद रखेंगे कि अंग्रेज के सेना नायक के नेतृत्व करता थे कुक और फ्रांस के थे बुस्सी। और इस युद्ध में लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में और अंततः विजयी होते हैं फ्रांसीसी
माफ कीजिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। बात करें वांडीवॉश का युद्ध, तो वांडीवॉश जो कि मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में एक स्थल है, वहीं पर 1760 में यह युद्ध लड़ा गया था। कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि वांडीवॉश का युद्ध कब और किसके बीच में और किस दौरान यह लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था 1760 ईस्वी में, जो कि वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। और यह तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें फ्रांसीसियों के शक्तियों का समाप्ति हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आती है और धीरे धीरे करके कंपनियां स्थापित करती है और बाद में अंग्रेजों से युद्ध के कारण यह सिमट करके समाप्त हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।